अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे शेख हसीना वाजिद का 19 साला दौरे इक़्तिदार और इक़्तिदार से महरूमी। आपने जैसा कि 2 दिन कबल सुना होगा मुख्तलिफ़ चैनल से, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, सोशल मीडिया के थ्रू कि शेख हसीना वाजिद बिल आखिर 19 साल हुकूमत करने के बाद दस्तबरदार हो गई। अब क्या हुआ, वो कुछ डिटेल इस तरह है कि पहली बात तो ये कि शेख हसीना वाजिद जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। ये वही शेख मुजीबुर रहमान हैं जो हीरो थे बांग्लादेश के, फाउंडर थे बांग्लादेश के, बानी थे बांग्लादेश के। एक तवील दास्तान है और पाकिस्तान के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। जब शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से महरूम किया गया तो उन्होंने अपने आप को सेफ वे देने के लिए इंडिया का रुख किया। उसकी क्या वजह है? दरअसल वो वहाँ पर ही बड़ी ज़्यादा अरसा उनका वहाँ गुज़रा, दौरे जवानी वहाँ गुज़री, इसीलिए उनके ज़्यादातर तल्लुक़ात उन्हीं से थे और पाकिस्तान से वो शदीद नफ़रत करती थी। वजह तनाज़ा क्या थी और उनके दौरे इक़्तिदार को, हुकूमत को ख़त्म करने का क्या सबब था? बताया जाता है कि कोटा सिस्टम, तलबा ने एक तहरीक चलाई और उस तहरीक में जो उनका मेन एजेंडा था वो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, कोटा सिस्टम था क्या? ये 30% कोटा सिस्टम के ऊपर सारी बात हो रही थी कि 30% कोटा जो है वो आपने शुहदा के बच्चों को या उन लोगों के लिए मुख्तस कर रखा है जिन्होंने बांग्लादेश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके बच्चों के लिए मुख्तस कर रखा है। मैं इसका एक डिटेल भी आपके सामने रख रहा हूँ, आप जब तक वो भी मुलाज़ा फरमाएँ। तो बात यह है कि अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए बाकी पूरे सिस्टम की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ये हल तलब मामला था, इसका हल हो सकता था, लेकिन ये एक सामने रखी गई वजह थी। दरअसल पसे पर्दा मामला कुछ और थे। तलबा इस कदर मुश्तिल हुए कि वो रोड पे आ गए। फिर आपने ये भी देखा कि 300 के लगभग वहाँ शहादतें हुई हैं, लोग हलाक हुए हैं, या शहादत कह लें, जो भी आप उन्हें कह सकते हैं। फिर सबसे बढ़कर ये कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो इस मामले सारे को हैंडल कर रहे थे। किस तरह? एक तरफ तो वो बांग्लादेश की जो अपोजिशन थी उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी तरफ वो तलबा के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तीसरी तरफ वो हसीना वाजिद जो थी उनके साथ मामलात कर रहे थे। लेकिन जो शक्ल सामने आई है वो कुछ इस तरह की आई है कि जब अगर वो अपोजिशन के साथ मामला तय कर रहे थे तो स्टूडेंट्स बराए नाम थे, उन्हें उकसाया गया और मुश्तिल किया गया। वजह उन्हें दौरे इक़्तिदार से महरूम करना था। ये एक टैक्टिस है और तकरीबन हर कोई यही टैक्टिस इस्तेमाल करता है, इसलिए कि तलबा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यही समझा जाता है कि वो नासमझ है वगैरह वगैरह, या और भी कई वजूहात इसकी हो सकती है। और पूरी दुनिया में इनको एज अ वेपन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये यंग लोग होते हैं, अक्ल से काम नहीं लेते। जिस तरफ इनको कोई लगा लेता है ये चल पड़ते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पाकिस्तान में कुछ अर्सा कबल 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ जनाब इमरान खान साहब की कॉल पर, वो आपके सामने है। तमाम यंग लोग थे, वो आए
उन लोगों ने अफवाज पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनके ऊपर हमले किए और जलाओ घिराव किया। वो एक लंबी डिटेल है। अब आज की जो लेटेस्ट खबर है तो इमरान खान साहब मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो गए। यानी इंतहा है, हद है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। और अगर इन्हें कोई माफ़ी देता है तो मेरे नज़र में वो गद्दार पाकिस्तान है। माफ़ी के ये लोग हकदार नहीं हैं, क्योंकि आपके सामने सारी सिचुएशन थी। कितने सबूत हों, ढेरों सबूत थे। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि मशरूत माफ़ी के लिए मैं तैयार हूँ, अगर मेरे लोग जो मुलव्वस हुए तो मैं ख़ुद भी उन्हें सज़ाएँ दूँगा। आप कौन होते हो सज़ा देने वाले? अदालतें किस लिए हैं? तो ये कुछ सिचुएशन है। गलतियाँ करके, मामलात करके जब कुछ ना बन पाया तो हम माफ़ी के ऊपर आ गए। और माफ़ी देने वाले देखते हैं कि क्या मामला करते हैं। फ़ौज पाकिस्तान का तो वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि 9 मई के इंसिडेंट में जो लोग मुलव्वस थे उन्हें बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जाएगी और नहीं दी जानी चाहिए। खैर, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। फिर देखिए कि पाकिस्तान में इसका मिला जुला रद्द अमल है। इस तरह का है कि आप गौर कीजिए, वहाँ पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी को एक तवील अरसे के बाद बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर जमात इस्लामी इस वक्त पूरे जोबन पर है और धरना दिए बैठी है। ये कड़ियाँ अगर मिलाएं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जनाब अमीर जो जमात इस्लामी है इस वक्त जो आग उगल रहे हैं वो किसी तरह भी पाकिस्तान के फेवर में नज़र नहीं आती। ये लगता ही है कि वो कल तक दूसरे इमरान खान बनकर सामने आएंगे। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब एज अ हीरो मानते थे मुजीबुर रहमान को। आज पीटीआई के लोग भी कमो बेश यही कुछ कह रहे हैं। खैर, ये एक अलग बहस है और इस पर लोग जो सोशल मीडिया पर भी जारी है और निजी महफिल में भी मामला चल रहे हैं। तो बात करते हैं कि बांग्लादेशी फ़ौज का किरदार, आप गौर कीजिए, ये पाकिस्तान के माजी करीब व बईद की एक दास्तान है। अब वो भी शायद इस पोजीशन में आ गए कि कैसे खेला जाता है। आप यकीनन मेरी बात समझ रहे होंगे। और मुदाखलत कैसे की जाती है, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर क्या होता है। तो ये कुछ सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला क्या है? जिस चीज़ का अफसोस है कि तालिब इल्म जिनको इस कदर उकसाया गया कि वो अपने ही फाउंडर के ख़िलाफ़, यानी आप देखें कि बानिए बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, वो उनके मौसल होने चाहिए। जैसे भी हालात थे उन्होंने उस वक्त सिर्फ़ एक काज के लिए काम किया और वो था बांग्लादेश को आज़ाद करवाना, एक आज़ाद मुमलकत हासिल करना। और उनके मुजस्समों को इस तरीके से तय किया गया, गिराया गया, बेहरमती की गई। उनका कसूर क्या था? थोड़ी देर के लिए सोचिए, उनका कोई कसूर नहीं था। अगर उनकी बेटी इस तरह के मामलात कर रही है तो उसके साथ आप मामला करें, जायज़ बात है, मुनासिब भी है। लेकिन ऐसी सूरत में बिल्कुल भी एक गलत इक़दाम था। गोया आप अपने मौसम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। तो जो मैं बात आपसे कर रहा था कि ये जवान लोग जो होते हैं ये जज्बात से काम लेते हैं, तो फिर ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है। हालांकि शेख हसीना वाजिद बहुत ताकतवर खातून थी दौलत के एतबार से भी, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आपके सामने पोजीशन है कि 45 मिनट का उन्हें टाइम दिया जाता है और 45 मिनट के अंदर वो मुल्क बदर भी हो जाती हैं। तो ये कुछ सारा एक निज़ाम था। 19 साल उन्होंने हुकूमत की, 4 साल वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज़ रहीं। तो सामने मोहतरम
کہتے ہیں کہ اقتدار بہت بے رحم چیز ہے، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں آج کا جو موضوع سلیکٹ کرنے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا پیغام پہنچانا کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، اگر آپ ان کی کڑیاں ملائیں تو اس وقت کچھ سچویشن اسی طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ایک جماعت اٹھی، اس نے لانگ مارچ کیا، پھر دوسری جماعت 2014 سے لے کے اب تک وہ معاملات کرتی رہی، اب ایک تیسری جماعت اسلامی اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کسی بھی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کریں، باہم مشورے سے کریں، گفت و شنید کے ساتھ کریں تو اس کا حل نکلتا ہے الٹیمیٹلی، اور آنا بھی الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے، سارا معاملہ ٹیبل ٹاک پہ جا کے کلیئر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جنگ و جدل یا اس طرح کی دھمکیاں دینا، آج آپ نے سنا ہوگا جناب امیر جماعت اسلامی صاحب کا بیان، اور میں دیکھ رہا تھا وہ جناب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایک بات کر رہے تھے اور وہ واضح دھمکی دے رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسی فورس ہے کہ ہم اگر 1 سال بھی بیٹھے رہیں تو ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو سامنے محترم آپ دھمکی دے رہے ہیں یا اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، تو سامنے محترم اسی طرح انیشل سٹیج سے جب کچھ نہ کہا جائے، ڈھیل دی جائے تو یہ ڈھیل آگے چل کے انتہائی خطرناک شکل اختیار کرتی ہے، جس کی واضح مثال عمران خان صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو سامنے محترم سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد باقی سب معاملات۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے یہ پینیٹریشن کس لیول کے اوپر جا چکی ہے، اور دیکھیں جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ یہ اسٹریٹ پاور موجود ہے کہ ہم اس کو جب ایک ساتھ پورے ملک میں لا کر شاہراہوں پہ بٹھائیں گے نا، پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ حالات سے اور ارد گرد سے اور خطے کی صورتحال سے سیکھیں، یہ کینیا سے سیکھیں، یہ بنگلہ دیش سے سیکھیں، یہ لوگوں کے غم و غصے کو جو ہے وہ ایڈریس کریں اور مسئلہ حل کریں۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے یہ پھنس جائیں گے، یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں بالکل سیدھی بات کہہ رہا ہوں، ہم پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور اب تک رہے ہیں اور پرامن رہیں گے، لیکن ان کو مسئلہ حل کرنا پڑے گا، ہم جان نہیں چھوڑیں گے ان کی، بہت صاف بات ہے۔